का अल्टीमेट ऑडियो बुक पर बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे क्लास 10th की एनसीईआरटी की, जो कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, जिसमें हम अभी तक 3 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज 4th अध्याय है, जिसका टाइटल है कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। हम आज इसकी बात करने जा रहे हैं। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कितना? 2/3 पार्ट है ना, ये क्या है? एग्रीकल्चर में लगा हुआ है। इस कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे देश से हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? इनके नाम आपको बताने हैं। ये प्रश्न आपके लिए। कृषि के प्रकार। अब कृषि कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाऊ और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि कार्य प्रायः मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती है। यह कर्तन दहन प्रणाली यानी स्लैश एंड बर्न, ठीक है, कृषि है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। जो किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको याद रखना है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से क्या कहते हैं? झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। वहीं मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये आपको याद रखना, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। झूम कर्तन धन प्रणाली स्लैश एंड बर्न कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, कहाँ पर मिल्पा बोलते हैं? मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, ओके, इसमें इसको क्या बोलते हैं? मिल्पा। वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसूले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, इसको मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं वेनेजुएला में, तो कोनुकू, ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसूले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बरीगा, पश्चिमी घाट में कुमारी, वेस्टर्न घाट यानी कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूमार के नाम से इसे जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट अध्याय इसमें हम आते हैं। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है आपके सामने, चित्र 4.1 है। इसमें आप देख रहे होंगे, रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है। वो अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़े पर उगी वनस्पति को काटकर व जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्रायः परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेत को सिंचित करने में सहायता करती है।
वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है। परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। यानी ये एक जो कंडीशन यहाँ पर दिखा रहा है ये झूम कल्टीवेशन की है, यानी स्लैश एंड बर्न। ठीक है, अब यहाँ पर आप बात करें कि आप बता सकते हैं कि रिंझा का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है। वही जो भी हमने आपको बताया झूम, इसका उत्तर हो गया स्लैश एंड बर्न। आप लिख सकते हैं क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती हैं। ये आपको स्वयं से करना है। अब बात करते हैं गहन जीविका कृषि की। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। क्या अधिक होता है? जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां इस प्रकार की खेती की जाती है। यहाँ पर क्या बताया गया है, कहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट, भू स्वामित्व के में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं। अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव है। कॉमर्शियल कल्टीवेशन यानी कि वाणिज्यिक कृषि, इसकी बात करें, इस प्रकार की कृषि के लिए मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार कर देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है। कहाँ पर? हरियाणा और पंजाब में चावल एक वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। क्या आप उन फसलों के कुछ उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती हैं? इसके आपको उदाहरण देने लिखने हैं ये प्रश्न। नेक्स्ट बात करते हैं रोपड़ कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपड़ कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ इंटरफेस है। रोपड़ कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपड़ फसलें, यानी कि इनको हम प्लांटेशन भी बोलते हैं इंग्लिश में, प्लांटेशन है ना, इंग्लिश में इसको प्लांटेशन बोलते हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कहाँ पर? असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफी वहाँ की मुख्य रोपड़ फसलें हैं। क्योंकि रोपड़ कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यानी कि इसके लिए उद्योग और बाजार दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर प्लांटेशन कर रहे हैं आपको, ठीक है, ये इस टाइप की खेती की जा रही है तो इसके लिए उद्योग और बाजार दोनों होना महत्वपूर्ण है। जैसे कि यहाँ पर चित्र दिया है, उत्तर पूर्व में बांस की कृषि की जा रही है। सस्य प्रारूप, अब इसमें हम देखते हैं सस्य प्रारूप होता क्या है। आपने भारत की भौतिक विविधताओं और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और सस्य प्रारूपों में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। यानी कि इसकी बोने का समय क्या है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में, और काटने का समय जो है वो अप्रैल से जून के मध्य तक है। इसमें रबी फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज यानी कि पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा, इसके लिए क्या है? सहायक है। ये याद रखना है आपको। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में
हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं खरीफ फसलें? जब मानसून आता है उस टाइम पर ये बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काट दी जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें औस, अमन और बोरो बोई जाती है। यानी असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें होती हैं जिनको औस, अमन और बोरो कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। यानी कि जायद किसके बीच में? रबी और खरीफ के बीच के समय को जायद कहते हैं। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें, यहाँ पर आप फिगर देख रहे होंगे, चित्र देख रहे होंगे जिसमें चावल की कृषि की जा रही है। अब बात करते हैं मुख्य फसलें, है ना। मेन क्रॉप जो है, मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है, यानी चावल किसकी फसल है? खरीफ, जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी 25 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की बात इससे ऊपर होना चाहिए और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। पहले ऊपर एक मैप बना हुआ है, इसको देखते हैं। प्रमुख क्षेत्र और गौड़ क्षेत्र, यहाँ पर 2 चीजें दी हुई हैं इस मैप में। प्रमुख क्षेत्र कौन से होंगे? जहाँ पर डार्क कलर होंगे, और गौड़ क्षेत्र जो होंगे वो लाइट कलर्स में आपको दिखाई देंगे। किसके ये प्रमुख क्षेत्र हैं? यहाँ पर चावल का ये वितरण इस मैप में दिखाया गया है। तो अगर हम चावल का वितरण देखें, प्रमुख क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये गौड़ क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, है ना। यहाँ पर कुछ एमपी का पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर फसल जो होगी वो कम चावल उपजाया जाता है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे बिहार, है ना, ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आपको मिलेगा बिहार, ये ईस्टर्न यूपी है। बिहार मिल रहा होगा आपको, वेस्ट बंगाल है, यहाँ पर कुछ पार्ट झारखंड में भी होगा, छत्तीसगढ़ होगा, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, तमिलनाडु, और यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा कि चावल एक क्या है? प्रमुख क्षेत्र है चावल उत्पादन के। अब बात करेंगे, देखिए एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे आप, अगर देख रहे होंगे या सुन रहे हैं तो जो भी है, मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल ऐसी होती है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। यानी कि आपसे अगर रीजन पूछे तो उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों में, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की संघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव हो पाया। लेकिन चावल के लिए भी हमने ऊपर देखा कि 100 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए? एनुअल रेनफॉल होना चाहिए, एवरेज एनुअल रेनफॉल, यानी कि जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, औसत वार्षिक वर्षा, वहाँ पर ये नहीं उपजाए जा सकते हैं। चावल की फसल को उगाना संभव हो पाया। गेहूं की बात करते हैं, व्हीट, तो गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। कहाँ पे? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न, इन पार्ट्स में क्या किया जाता है? गेहूं की फसल को पैदा किया जाता है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक
वर्षा की आवश्यकता होती है। इस टाइप के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स में दिए जा रहे हैं, तो ये आपको देखना होगा, इसको ध्यान देना होगा, नोट भी कर सकते हैं। यानी कि गेहूं के लिए कितना होना चाहिए यहाँ पर 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। कौन कौन से दो मुख्य क्षेत्र हैं? उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। यानी कि ये दो रीजन है, इन जगहों पर क्या होता है, गेहूं मुख्य रूप से उपजाई जाती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने के मुख्य राज्य हैं। मोटे अनाज मिलेट्स जिनको बोलते हैं, तो मोटे अनाज कहाँ पाए जाएंगे ये देखना होगा। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा। किसमें लोहा पाया जाता है? रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कैल्शियम की बात करें तो रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। ज्वार का है एक मोटा अनाज है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। यानी कि कौन कौन से हैं अगर आपसे पूछा जाए ज्वार का, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, आपको ये स्टेट्स याद रखने हैं। बाजरा की बात करें, बाजरा यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। ये कहाँ पर? जहाँ पर बालू होगा या उथली काली मिट्टी पर होगी वहां पर ये उगाया जा सकता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? राजस्थान, फिर से देख लीजिए, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, ये इसके क्या है? मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। मक्का, मक्का की बात करें तो यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ फसल है। मक्का कौन सी फसल है? खरीफ फसल है। अब मक्का का जो उत्पादन होता है वो ध्यान देना है कि कहाँ तक होता है। 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। इसके लिए टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है क्या है, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इस तरीके के अगर किसी एग्जाम में स्टेटमेंट्स आते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पर नोट्स कर लेना है। अब बात करते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। जैसे बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। कहाँ पे? बिहार में। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिर से आप देख लीजिए मक्का के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। आप देखेंगे कर्नाटका मिलेगा आपको, मध्य प्रदेश उत्पादक है इसका, उत्तर प्रदेश है, बिहार है ना। फिर आपको कौन सा मिलेगा? आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद में आपको मिलेगा तेलंगाना। ठीक है, तो ये क्या है आपके यहाँ पर मुख्य उत्पादक राज्य हैं। किसके? मक्का के। फिर बात करेंगे हम यहाँ पर दालें। अब बात होगी यहाँ पर दालों की। दालें क्या है? दालें भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। दोनों चीजें आपको याद रखना है कि विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है। और सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है? भारत करता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती हैं। अब यहाँ पर बात करें कौन कौन सी दालें हैं। अरहर है, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? अब यानी कि आपको यहाँ पर क्लासिफिकेशन करना है इसमें कि उड़द, अरहर, मूंग, मसूर, मटर और चना इनमें से कौन सी खरीफ में बोई जाती हैं और कौन सी रबी के सीजन में बोई जाती हैं। आप इसको ध्यान देकर बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।
दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी अन्य दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। यानी कि ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी नाइट्रोजन नहीं लेती। तो यहाँ पे क्या है, फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखते हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन यानी रोटेटिंग में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालों के मुख्य उत्पादक राज्य कौन है, फिर से आपको एक बार देख लीजिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। ये किसके मुख्य उत्पादक हैं, ये दालों के मुख्य उत्पादक हैं। अब बात करेंगे खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, जिसमें कौन सी है, गन्ना। ये प्रश्न पूछा जाता है। तो गन्ना का जो टेम्परेचर आपको ध्यान रखना है, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यानी गन्ना एक कौन सी फसल है, एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये ध्यान देना है, स्टेटमेंट अगर आपसे पूछा जाए तो गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। यानी कि अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर वार्षिक वर्षा, औसत वर्षा कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 75 से आपको 100 सेंटीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होनी चाहिए, वहाँ पर ये फसल बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। अब क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो सिंचाई भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इसलिए यहाँ पर आपको कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी गन्ना मिलेगा देखने को। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी ब्राजील 1 नंबर पर। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम में आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से, फिर से आप रिपीट कीजिए। गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर उसके बाद बिहार, पंजाब और हरियाणा। ये सारे के सारे क्या हैं, मुख्य उत्पादक राज्य हैं किसके, गन्ना के। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये गन्ना की फसल बोई हुई है, गन्ना लगा हुआ है। तिलहन, दलहन के बाद हम तिलहन की बात भी करेंगे। तिलहन 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। सन 2017 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। किसके, तोरिया। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। अब बात करेंगे तो गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यहाँ पर आप गुजरात का नाम ले सकते हैं उत्तर में। इसके अतिरिक्त राजस्थान और आंध्र प्रदेश में मूंगफली के अन्य कुछ उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से, राजस्थान और आंध्र प्रदेश भी मूंगफली के कुछ अन्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे 3 फिगर हैं, 1 2 3। यहाँ पर चित्र 4 में मैदान में कटाई के लिए तैयार मूंग, एक तरफ यहाँ पर अगर हम देखें 1 नंबर क्या है, मूंगफली, 2 नंबर पर आपको सूरजमुखी और 3 नंबर पर सरसों। ये सारी की सारी क्या है, तिलहनी फसलें हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की, यानी कि तिल उत्तरी भारत में किसकी है, खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की। आपको इस पे पॉइंट आउट करना है, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। फिर आपकी, यानी फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, तिल उत्तरी भारत में क्या है, खरीफ, और दक्षिणी भारत में क्या है, रबी है, ठीक है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलें
फसल ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसलों में यानी फसल ऋतुओं में बोया जाता है। यहाँ पर एक चित्र है चाय की कृषि और चाय की पत्तियों को चुनती श्रमिक महिलाएं हैं। ये दोनों भी आप देख लीजिए। अब बात करते हैं चाय की। चाय चाय क्या है? एक रोपण कृषि है। तो चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए। कौन लाया था इसे भारत में? अंग्रेज। कहाँ लाए थे? भारत। आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस, जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यानी अब ध्यान देना है आपको इसमें, ये कौन सी? उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में चाय उगाई जाती है। चाय की झाड़ी को उगाने के लिए वर्ष भर कोष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि जहाँ पर पाला ना गिरे। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं। चाय एक श्रम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु और केरल हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आप जब भी बोलेंगे तो देखते हैं कि असम की चाय चाहिए हमें, है ना? दुकान में जाते हैं कि असम वाली चाय दो। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2017 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा उत्पादक देश था। किसका? चाय का। ये स्रोत क्या है? पॉकेट बुक ऑफ एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स 2019, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, इन दोनों से यहाँ पर क्या लिया गया है? डेटा लिया गया है। अब बात करेंगे कॉफी की, है ना? भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। किसके लिए? गुणवत्ता, क्वालिटी जो होती है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं अक्सर कि अरेबिका किस्म या, है ना, तो विभिन्न प्रकार की किस्में हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई। कहाँ से? बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी के पहाड़ियों में के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। अब आपको यहाँ पे बताना है कमेंट करके कि कॉफी उत्पादन में कौन सा स्टेट फर्स्ट है। अब बात करेंगे हम बागवानी फसलें। सन 2017 में भारत का विश्व में फसलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है ना? भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। यहाँ पर आप देखिए फिगर्स बने हुए हैं। तो यहाँ अखरोट है मिलेगा, सेब है और अनार के। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर, बैंगन और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। यहाँ पर चित्र में देखेंगे कि सब्जियों की कृषि है। मटर, फूल गोभी, टमाटर और बैंगन, है ना? तो मटर, फूल गोभी, टमाटर और मटर की ये है, फूल गोभी इधर लगा हुआ है, टमाटर ये, बैंगन ये। खाद्य फसलें, अब हम देखते हैं खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं। तो बात की जाएगी खाद्य फसलें जिसमें कि रबड़ एक प्लांटेशन है, यानी कि तो ये रोपण की फसल है। रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। कहाँ की? भूमध्य, इक्वेटोरियल, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी कि रबड़ के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है और 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान होता है, वहाँ पर रबड़ को आसानी से उगाया जा सकता है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। कहाँ कहाँ पर? फिर से देखिए, केरल, तमिलनाडु,
कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में गारो पहाड़ियों में उगाया जाता है। रेशेदार फसलें कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती हैं और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होता है। यानी चौथा कौन सा है? रेशम। रेशम क्या है? कोकून से प्राप्त होता है। ये कीड़ा होता है रेशम का। अब कहाँ रेशम पाया जाता है? जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन यानी सेरीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास। ये क्या है? अखाद्य फसल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे फिगर इसमें बना हुआ है। यहाँ पर व्हाइट कपास लगा हुआ है। तो कपास को भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। अब यहाँ पर अगर पूछा है यानी कि कपास कहाँ की मूल फसल है, तो भारत की है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। 2017 में था। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी? ब्लैक सॉयल यानी काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? कपास के लिए। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान यानी टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? आपको ध्यान देना, ये खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कितना समय लगता है? 6 से 8 महीने का समय लगता है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है यानी गोल्डन फाइबर। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती रहती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने में किया जाता है। इसकी उच्च लागत के कारण और कृत्रिम रेशों और पैकिंग सामग्री विशेषकर नायलॉन की कीमत कम होने के कारण बाजार में इसकी मांग कम हो रही है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, इसकी बात करते हैं अब। यहाँ पर देखिए कि कृषि में प्रयोग होने वाले नवीन तकनीकी उपकरण आपको ये दिखाई दे रहे होंगे। तो जैसा कि पहले बताया गया कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भूभाग में अभी भी किसान खेती बाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश की संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने को प्राथमिकता दी गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। कौन सी पंचवर्षीय योजना? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भूमि सुधार किया था, एक मुख्य योजना थी। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बढ़ती जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य था। भूमि सुधार के कानून तो बने, परंतु इनको लागू करने में ढील की गई। 1960 और 1970 के दशकों में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 1990 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा यानी कि सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग तथा बीमारी के लिए फसल बीमा के प्रावधान और किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित थे। किसानों के लाभ के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना
यानी PAIS भी शुरू की। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी के बुलेटिन और कृषि कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य, है ना, MSP और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार घोषणा करती है। किसान पोर्टल वेबसाइट पर से आप जाएंगे जब, तो किसान पोर्टल वेबसाइट दिया हुआ फार्मर government.in, यहाँ से क्या होगा, कृषि बागवानी, कृषि योजनाओं आदि के बारे में जानकारी एकत्र करें। पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के लाभों के बारे में चर्चा करें। ये क्रियाकलाप दिया हुआ है। अब बात करते हैं भूदान ग्रामदान। तो महात्मा गांधी ने विनोबा भावे, जिन्होंने इनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही की तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो भूदान है, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो कहाँ से स्टार्ट किया गया था अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश के गांव पोचमपल्ली में। ठीक है। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा तो नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए जमीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े हुए। उन्होंने 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। इसे भूदान के नाम से जाना गया। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ग्रामदान कहा गया। यानी कि जहां पर भूमि दी गई उसे भूदान और इसमें ग्राम दिया गया उसको ग्रामदान कहा गया। परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी रही है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 1951 से लगातार घटने के उपरांत भी यह 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे, जो समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की वरीयता दी गई। अभी हम यहाँ पर देखेंगे एक तालिका दी हुई है ना। तो बात करते हैं क्या है। तालिका 4.1 से स्पष्ट होता है कि पिछले वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई, परंतु इससे देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कृषि में विकास दर कम हो रही है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। वर्तमान में भारतीय किसान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि देखते हैं हम। तो अगर पहले बात करते हैं कृषि की, तो 2013-14 में देखिए यहाँ पर क्या था, 4.2 था। 2014-15 में इसमें कितना हुआ, माइनस में गया, -0.2। 2015-16 में ये 1.1। उद्योग में अगर देखें तो ये 5 था, फिर उसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई और फिर 2015-16 में भी ये बढ़ोतरी होकर इसकी 7.3 हो गई। सेवाओं में देखा जाए तो 2013-14 में क्या था, 7.8 था। 2014-15 में 10.3 था। 2015-16 में ये 9.2 हो गया। तो बात करते हैं यहाँ पर अगर सकल घरेलू उत्पाद की, तो 13-14 था यहाँ पर 6.6 था। 2014-15 में 7.2 था
और 2015-16 में 7.6 था। अब बात करते हैं नेक्स्ट, रासायनिक उर्वरकों पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। क्या लागत बढ़ रही है? उत्पादन लागत। इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं, जिसके कारण कृषि में रोजगार घट रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्याएं क्यों कर रहे हैं, इसका आप सोचिए और बात कीजिए। किसान अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं और कृषि भूमि घट रही है, तो क्या हम रोजगार के वैकल्पिक अवसरों के बारे में सोच सकते हैं? आइए वैश्वीकरण पर का कृषि पर प्रभाव, इस पर बात करते हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव यानी ग्लोबलाइजेशन जो है, इसका एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे और दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। आज भी गर्म मसाले भारत से निर्यात की जाने वाली मुख्य वस्तुओं में शामिल है। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकर्षित हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। आपने 1917 में बिहार में चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, ये इतिहास में आपने पढ़ा होगा। इसकी शुरुआत इसलिए हुई कि इस क्षेत्र के किसानों पर नील की खेती के लिए दबाव डाला गया था। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था। ये किसान इसलिए भड़के थे क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया गया था। यहाँ पर ये देखिए आप, इस प्रकार से उपनिवेशवाद के टाइम पे ऐसा हुआ करता था। यहाँ पर एक दिया हुआ है, भारत की खाद्य सुरक्षा, इसकी आवश्यकता और प्रयास विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की थी, यानी कि ये क्रियाकलाप दिया हो गया। यहाँ पर थीम है इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, द सीड्स ऑफ फार्मर सुसाइड्स, है ना। ये न्यूज पेपर्स की कटिंग यहाँ पर लगी हुई है। 1990 के बाद वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। आज भारतीय कृषि दोराहे पर है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने पर जोर देना होगा। हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज यह कई विवादों से घिरी है। यह आरोप लगाया जाता है कि हरित क्रांति के दौरान रसायनों के अधिक प्रयोग, जलभृतों के सूखने और जैव विविधता विलुप्त होने के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। आज जीन क्रांति संकेत शब्द है जिसमें जेनेटिक इंजीनियरी सम्मिलित है। वास्तव में यहाँ पर पहले चित्र देख लीजिए आप। विकसित एवं विकासशील देशों में कीटनाशकों के भारी उपयोग से संबंधित समस्याएं सामने आ रही हैं। क्या आप भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त जीन संशोधित बीज का नाम बता सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का सीड है। वास्तव में कार्बनिक यानी ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना की जाती है। इसीलिए पर्यावरण पर इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जोतों पर यदि खाद्यान्नों की खेती होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन अगर देखा जाए तो आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि
आती है। भारतीय किसानों को सस्यावर्तन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। इससे आमदनी अधिक होगी और इसके साथ पर्यावरण निम्नीकरण में कमी आएगी। फलों, औषधीय पौधों, बायोडीजल फसलों यानी कि जट्रोफा और जोजोबा, फूलों और सब्जियों को उगाने के लिए चावल या गन्ने से बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता है। भारत में जलवायु विविधता का विभिन्न प्रकार की कीमती फसलें उगाकर उपयोग किया जा सकता है। अनाज के स्थान पर ऊंचे मूल्य की फसलों को उगाकर शस्य प्रारूप में परिवर्तन का अर्थ होगा कि भारत को खाद्य पदार्थों का आयात करना पड़ेगा। 1960 के दशक में इसे एक आपदा के रूप में देखा गया होता, परंतु यदि हम कीमती फसलों के उत्पाद निर्यात करके खाद्यान्न आयात करते हैं तो हम भी चिली, इजरायल और इटली की अर्थव्यवस्थाओं के अनुकरण करेंगे, जो विभिन्न कृषि उत्पाद जैसे फल, शराब, जैतून, विशेषकर बीज निर्यात करके खाद्य पदार्थ आयात करते हैं। क्या हम यह खतरा मोल लेने को तैयार हैं? इस विषय पर वाद विवाद कीजिए। अब यहाँ पर हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखेंगे। ये जो अभ्यास प्रश्न है हम बहुविकल्पी देखेंगे। तो प्रश्न प्रथम है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शंस हैं आपके सामने, विकल्प हैं क स्थानांतरी कृषि, ग बागवानी कृषि, ख रोपण कृषि और घ गहन कृषि। अब बात करते हैं 2 नंबर की, इनमें से कौन सी रबी फसल है? क जो है चावल, ख मोटे अनाज, ग चना, घ कपास। इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? इसमें क दालें, ख मोटे अनाज, ग ज्वार, घ तिल। हमारे इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप अल्टीमेट ऑडियो बुक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो जरूर कर सकते हैं हमारे लिए। धन्यवाद।